हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर। लूसेंट सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम लोग और केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विलयन। विलयन क्या होता है, विलयन के उपयोग क्या हैं, विलय विलायक क्या होते हैं, इन सभी को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलयन क्या है? तो विलयन जो कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है और इसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं। अर्थात कि विलयन में दो या दो से अधिक समांग मिश्रण होता है। समांग इन द सेंस कि फिक्स एक होता है कि एक अमाउंट विलय का रहेगा तो कुछ अमाउंट विलायक का रहेगा। ठीक, तो जब विलय और विलय क्या होती है, यहाँ पे विलय और विलायक दिया हुआ, तो विलय क्या होती है, विलायक क्या होती है। तो विलयन संपूर्ण जो घोल, चीनी पानी का मान लीजिए घोल है, तो चीनी पानी के घोल में टोटल जो शरबत बन गया वो शरबत हमारा क्या हो जाएगा, विलयन। ठीक, शरबत हमारा हो गया विलयन। चीनी क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा विलय। विलय मतलब जो घुल जाता है, तो चीनी हो जाएगा विलय जो कि घुल गया। और विलायक जो अपने में किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को घुला ले, वो होती है विलायक। तो विलायक हो जाएगा पानी, पानी हो जाएगा वाटर, हो जाएगा विलायक। विलय, चीनी और शरबत पूरा जो बन के मिला फाइनली वो कहलाएगा विलयन। ठीक, तो किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है। अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। अब आप भी बताइए कि जब विलयन बनते हैं, जब हमारा शरबत बनता है, तो क्या चीनी के कणों को हम लोग देख पाते हैं? नहीं, एकदम घुल जाता, लगता है कि सिर्फ वाटर ही है, बस उसका रंग थोड़ा सा धूमिल हो जाती है, कलर। तो वही बोल रहा है कि उसके विलय का, जैसे कि जो चीनी का है, साइज कितना होगा, तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होगा। अर्थात हम अपनी नंगा आंखों से नहीं देख सकते, परंतु अगर हम कोई सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो हम उसे देखने में जरूर ही कामयाब होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या कर रहा है कि विलयन अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। जो विलयन होती है वो अस्थायी होती है और पारदर्शक होती है, तो अर्थात ट्रांसपेरेंट होती है, उसके आर पार हम देख सकते हैं। और ये से आर पार, क्योंकि वो एकदम घुल जाता है ना, तो उसमें आर पार देखा जा सकता है। और वो अस्थायी भी होती है, ठीक, स्टेबल होती है। नेक्स्ट है विलय और विलायक। इंग्लिश में बोलेंगे विलय को सॉल्यूट, विलय को इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्यूट, और वहीं विलायक को इंग्लिश में बोला जाएगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और फाइनली जो मिलके बनेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो बोला जाएगा उसको सॉल्यूशन, अर्थात कि विलयन। तो विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलय कहते हैं। जो कम होता है, जो घुल जाता है, वो विलय होती है। जो घुला लेता है, ज्यादा होती है विलायक। ठीक, जिस विलायक का, नेक्स्ट बोल रहा है कि जिस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होगा, जिस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। जैसे कि जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, क्योंकि इसका जो घुलाने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए ये सार्वत्रिक विलायक कहलाता है। डाई इलेक्ट्रिक, इसका नियतांक हाई होता है। ठीक, हम डाई इलेक्ट्रिक की नियतांक जो होती है फिक्स होती है, हर पदार्थ का अलग अलग कैपेसिटी होती है किसी भी चीज को अपने में घुलाने की। आगे है, नेक्स्ट है कि विलयन के प्रकार। तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन के बहुत सारे प्रकार हैं एक्चुअली में। जैसे कि पहला प्रकार है विलयन का कि ठोस में ठोस का विलयन। तो अब ठोस में भी ठोस घुल रहा है, ठीक, तो ठोस में ठोस का विलयन हो जाएगा। ठोस में द्रव का भी विलयन हो रहा है। ठोस में गैस भी घुल रहा है, द्रव में भी ठोस, द्रव में द्रव, फिर द्रव में गैस, गैस में ठोस और गैस में द्रव का विलयन। तो यहाँ पे देखिए ठोस ऐसे करके हम लोग याद करेंगे। पहले ये जो ठोस है, इसमें यहाँ से 3 ठोस में पहले ठोस होगा, फिर ठोस में द्रव घुलेगा, फिर ठोस में गैस, ये तीनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन हो गया। फिर यहाँ पे द्रव में भी 3, देखिए द्रव में पहले ठोस, फिर द्रव में फिर द्रव और फिर द्रव में गैस। ठीक,
अब उसके बाद गैस में 3, और ये गैस में 3 है, गैस में ठोस, फिर गैस में द्रव, फिर गैस में गैस। ठीक, तो 3 है ठोस द्रव गैस अवस्था, और तीनों अवस्था में, तीनों अवस्थाओं का जब मिलता है, घुलता है उसमें, तो उस प्रकार से जो हमें विलयन प्राप्त होती है, उनके हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि आखिर कोई विलयन को देख के कैसे पता लगाएं कि ठोस में द्रव घुला है कि गैस घुला है कि गैस में कोई चीज घुला हुआ है, कैसे पता लगाएंगे, ये चीजें हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। तो ठोस में ठोस का विलयन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि पीतल, पीतल है ना, तांबा और जस्ता से मिलकर बना है, एक मिश्र धातु है। तो जो मिश्र धातुएं होती हैं, तो चूंकि मिश्र धातु में 2 ठोस 2 धातु को ही मिला के बनाई जाती है, तो तांबा में जस्ता मिला के बनाई गई है, तो ठोस में ठोस का विलयन है। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि ठोस में द्रव का विलयन। तो ठोस में द्रव का विलयन, थैलियम में पारा का विलयन। थैलियम एक प्रकार का ठोस है, और पारा तो हम सभी लोग को पता है कि पारा द्रव होता है। तो थैलियम चूंकि ठोस है, इसमें अगर पारा घुल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, ठोस में द्रव घुल गया। फिर ठोस में गैस का मिलना, देखिए कपूर में वायु का विलयन। अब कपूर को जब खुला में छोड़ दिया जाता है तो उससे बहुत सारा गंध आने लगता है, उसे वायु के रूप में बहुत सारे, अब गंध है तो वायु के रूप में ही ना उड़ के आता है, आप खुद भी सूंघ सकते हैं उसको लेकर के घर में। 4 पॉइंट आता है 4, 5, 6 द्रव के बारे में। तो चूंकि द्रव में ठोस का विलयन के एग्जाम्पल क्या है, तो अब यहाँ पे पारा को ले लीजिए, द्रव है। ठीक, तो पारा द्रव है, इस द्रव में लेड का विलयन। तो पारा में अगर शीशा मिलाया जाए तो वो क्या कहलाएगा, द्रव में ठोस। पारा लिक्विड होता है, लेड सबको पता है, शीशा जो होती है वो ठोस होती है। उसी प्रकार द्रव में द्रव का एग्जाम्पल क्या है, तब जल है, जल भी लिक्विड है, और उसमें अल्कोहल शराब जो होती है उसको वाइन को मिला दिए आप, तो जल में अल्कोहल जब मिला दिए तो क्या बन गया, वो विलयन। तो लिक्विड में चूंकि लिक्विड मिला रहे हैं तो वो हो जाएगी लिक्विड में लिक्विड विलयन का एग्जाम्पल। ठीक, और लिक्विड में गैस मिलाना है तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो कहलाते हैं कि लिक्विड में गैस मिला हुआ है। 7 कह रहा है कि गैस में ठोस का विलयन। तो गैस में ठोस का विलयन का क्या एग्जाम्पल है, तो जैसे कि धुआं है, वायु में आयोडीन का विलयन भी इसका एग्जाम्पल है। वायु मतलब एयर है और उसमें नमक मिल गया, आयोडीन नमक में पाई जाती है, तो वहीं आयोडीन मिला दिया गया। तो गैस में एक तरह से आयोडीन जो नमक क्या होती है, ठोस होती है ना, तो वायु में ठोस मिला हुआ है। या फिर जैसे धुआं, तो धुआं किससे बनते हैं, राख से या फिर कोयला या फिर समथिंग घर में जो उपला जलते हैं उसके माध्यम से जो धुआं निकलती है। तो चूंकि वो राख में का जो कण होते हैं ना, और वायु होती है, तो वायु में जले हुए कोई भी मटेरियल या पदार्थ होते हैं, उसके टुकड़े छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े मिले हुए होते हैं धुआं में, इसीलिए धुआं आंख में चुभता भी है, क्योंकि उसमें ना जला हुआ जो वेस्ट मटेरियल है उसकी कण मिले हुए रहते हैं। तो इसलिए धुआं जो है वो गैस में ठोस का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है गैस में द्रव का विलयन। तो गैस में लिक्विड मिलाना है। ठीक, तो गैस में लिक्विड मिलाना है, उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोहरा। देखिए कोहरा क्या होती है, कोहरा गैस के रूप में रहती है, चारों तरफ दिखती है, परंतु उसको देखिए बहुत देर तक रहने पे ना पूरा एकदम शरीर पे क्या हो जाती है ना, कपड़े पे पानी पानी जैसा हो जाती है, अर्थात उसमें वाटर भी है। तो गैस तो है, तो गैस में मिला हुआ है क्या, कोहरा, क्योंकि गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में है और कोहरा थोड़ा जो वाटर है उसमें कम है। बादल भी इसी का एग्जाम्पल है, बादल भी क्योंकि उड़ती रहता है बादल, तो चूंकि बादल उड़ता है तो गैस है, ऑब्वियस है गैस है, और उसमें पानी के टुकड़े हैं क्योंकि वही तो पानी के टुकड़े वर्षा कराएंगे। तो बादल और कोहरा ये सब गैस में द्रव का विलयन है। गैस में गैस का विलयन, तो गैस में गैस का विलयन का एग्जाम्पल है जैसे वायु में गैसों का मिश्रण। तो चूंकि वायु है, दोनों गैस है, फिर गैस बहुत सारे, जैसे उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, गैस में गैस का विलयन है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विलायक का उपयोग। तो विलायक जो होता है, अर्थात जो जिसकी संख्या ज्यादा होती है विलयन में, या फिर जो खुद में घुला लेता है कोई भी पदार्थ को, वो कहलाती है विलायक। तो विलायक का उपयोग क्या क्या है, तो विलायक का उपयोग है औषधि के निर्माण में। विलायक का पहला उपयोग है औषधि का निर्माण करने में। दूसरा है
निर्जल धुलाई में बिना जल के धुलाई करने में बिलाय का उपयोग है। औषधि के निर्माण में इसका उपयोग है। इसके अलावा पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर जैसे विलायकों का भी उपयोग देखने को मिलता है। इत्र निर्माण में भी इसका उपयोग है। इत्र के निर्माण में और 4 पॉइंट है कि अनेक प्रकार के पेय व खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। संतृप्त विलयन अर्थात सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? तो किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई रहती है उसे संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन क्या होती है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है? तो जब किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो उसे संतृप्त। संतृप्त इन द सेंस क्या है कि पूरी तरह से मतलब एक तरह परफेक्शन की तरफ, आइडियल हो, आदर्श हो। तो जितना हमारा क्या उद्देश्य है विलयन में कि विलेय बहुत अच्छे से घुल जाए, मिल जाए, ठीक। विलायक में तो बहुत अच्छे से घुल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा घुल गई है, बहुत कम उसमें अवांछित चीज़ें निकल रही हैं, तो उसे संतृप्त विलयन। वहीं असंतृप्त या फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है? तो जब किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पे घुलाई जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाती है, अर्थात वो अच्छे से घुल नहीं पाई हो। अब नेक्स्ट है अति संतृप्त विलयन क्या होती है? अति इन द सेंस आवश्यकता से ज्यादा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए विलेयता सोलबिलिटी क्या है? तो जब किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ के उस विलायक में विलेयता कहते हैं। अर्थात विलेयता क्या होती है? कैपेसिटी होती है। सोलबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है कि अगर फिक्स ताप हो, टेम्परेचर मतलब फिक्स हो, नियत हो, और दाब 100 डिग्री मतलब कि दाब पर 100 फिक्स दाब भी हो, प्रेशर भी हो, क्योंकि दाब और ताप जो होती है ना विलेयता पर इफेक्ट डालती है, घुलने की कैपेसिटी पर इफेक्ट डालती है। तो जब दाब और ताप फिक्स हो उस समय 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की विलायक में विलेयता कहते हैं, अर्थात उसकी कैपेसिटी कहते हैं। तो विलेयता इक्वल टू क्या होती है? विलेय की मात्रा बटे में विलायक की मात्रा और इंटू गुणे 100, और ये निकल जाएगी उसकी कैपेसिटी कि कितने कैपेबल है वो किसी भी पदार्थ को, किसी भी मटेरियल को खुद के अंदर घुलाने में, ठीक। अब नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ की विलायक में विलायक तथा विलेय की प्रकृति ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। कहने का अर्थ यह है कि किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता क्या होती है, अर्थात कि किसी विलायक में उसके घुलने की, विलेय होने की कैपेसिटी क्या होती है? तो विलायक तथा विलेय की प्रकृति पर, उसके ताप पर और उसके दाब पर निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है विलेयता पर ताप का प्रभाव क्या है? तो कोई भी पदार्थ की विलेयता पर ताप का, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। सामान्यतः जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी विलेयता अर्थात घुलने की जो कैपेसिटी है वो ताप बढ़ाने, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। कुछ ठोस पदार्थ की जो विलेयता है, घुलने की कैपेसिटी है, वो ताप, टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है। अर्थात कि ताप बढ़ेगा तो उसकी कैपेसिटी अपने अंदर घुलाने की कम हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट, अर्थात कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड के साथ या कैल्शियम का नाइट्रेट हो या सोडियम सल्फेट हो, इनका अगर ताप बढ़ा दे, मान लीजिए पहले 50 या 100 कर दिए, तो ये मान लीजिए 100 ग्राम घुला रहा था, तो अब इसकी कैपेसिटी कम होगी, 50 ग्राम ही घुलाएगा कोई भी मटेरियल को, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना है कि कोई द्रव है उसमें गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से घटेगी। ऑब्वियस है घटेगी, इसलिए घटेगी कि द्रव को जब गर्म किया जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो खुद ही गैस बन जाती है, तो फिर उसको गैस को घुलाने की कैपेसिटी क्या होगी, धीरे धीरे घटने लगेगी।
आगे देखते हैं विलेयता पर दाब का प्रभाव। ये तो ताप का प्रभाव हो गया कि ताप बढ़ाने से कुछ जो द्रव होते हैं, कुछ ठोस होते हैं, तो उनकी घटती है। ये ठोस है, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट, ये ठोस है, इनकी घटती है। वहीं द्रव का भी ताप बढ़ाने पे घटती है, ठीक। और कुछ ठोस एक्सेप्शन तो हर जगह रहते हैं। इन जनरल ठोस का क्या होती है, ताप बढ़ाने से, यहाँ पे देखिए दिया है कि ताप बढ़ाने से उनकी विलेयता बढ़ती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। और यहाँ पे है कि किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। अब विलेयता पर दाब का क्या इफेक्ट होती है, तो जब दाब बढ़ाया जाता है उसमें द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। जब दाब बढ़ा दिया जाता है तो द्रव में गैस की विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि दाब, जैसे गैस सिलेंडर का एग्जांपल लेते हैं हम, तो सिलेंडर में क्या होती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि घुली हुई रहती है। जैसे प्रेशर हटाते हैं वो तुरंत ही निकल के गैस बन जाती है। विलयन का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्या होती है, विलयन का सांद्रण क्या होता है, तो किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सांद्र विलयन कहा जाता है, और जिसमें विलेय की कम मात्रा घुली रहती है उसे तनु विलयन। तनु मतलब कम होता है, अल्प होता है, तनु मीन्स कम, तो जिसमें कम घुला रहेगा विलेय तो तनु विलयन, जिसमें ज़्यादा घुला रहेगा तो सांद्र विलयन। और ये सांद्र विलयन, तनु विलयन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होता है। असंतृप्त ऑब्वियस होगा, क्योंकि संतृप्त मतलब आइडियल, मतलब कोई भी चीज़ अगर काम हम कर रहे हैं और परफेक्शन से अच्छे से हो गई तो वो संतृप्त, अगर अच्छे से नहीं हो पाए तो वो असंतृप्त। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब है नेक्स्ट परिक्षेपण, अर्थात कि डिस्पर्शन, इंग्लिश में परिक्षेपण को बोलेंगे डिस्पर्शन। तो परिक्षेपण क्या होती है, डिस्पर्शन क्या होती है, जब किसी पदार्थ के कण अर्थात कि परमाणु, अणु या आयन दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। इन शॉर्ट हम लोग समझें तो क्या कह रहा है कि जब कोई पदार्थ के कण, मतलब कोई दूसरा पदार्थ हो, उसके जैसे यहाँ पर कोई पदार्थ मेटल हो गया, इसके चारों तरफ छितरा दिया जाता है तो उसको डिस्पर्शन या परिक्षेपण कहते हैं। डिस्पर्शन नाम से पता चलना चाहिए, फैलाना। डिस्पर्शन मीन्स होता ही है फैलाना, तितर बितर इधर उधर फेंक देना, फैला देना, ठीक। तो पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ कहते हैं और दूसरे को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। तो परिक्षेपण, डिस्पर्शन में जो पहला पदार्थ होता है उसको परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। परिक्षेपण के फलस्वरूप दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं, पहला विषमांग पदार्थ निलंबन एवं कोलाइट, और दूसरा समांग पदार्थ अर्थात वास्तविक विलयन। तो दो प्रकार के पदार्थ बने, विषमांग पदार्थ और समांग पदार्थ। तो समांग पदार्थ का एग्जाम्पल है वास्तविक विलयन, इसको याद करना है कि समांग पदार्थ का एग्जाम्पल है वास्तविक विलयन, वहीं विषमांग पदार्थ में है निलंबन और कोलाइड। आई बात समझ। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग विषमांग का निलंबन कोलाइड पढ़ेंगे और उसके बाद समांग का वास्तविक विलयन पढ़ेंगे। तो निलंबन क्या होती है, कोलाइड क्या होती है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, मतलब जब भी पूछता है इससे क्वेश्चन आ जाता है कि। तो निलंबन अर्थात सस्पेंशन क्या होती है, तो इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10 की पावर -3 सेंटीमीटर से लेकर के 10 की पावर -4 सेंटीमीटर तक होती है। निलंबन सस्पेंशन में परिक्षेपित कणों का आकार 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 या इससे अधिक होता है। इन्हें आँखों से देखा जा सकता है, और निलंबन जो सस्पेंशन होता है उसे आँखों से भी देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्रे के आर पार नहीं आ जा सकते, और निलंबन के जो कण होते हैं वो छन्ना पत्र के माध्यम से आर पार नहीं आ जा सकता है। ये अस्थायी होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब छोटे सूक्ष्म होते हैं ना, तो छन्ना आकार पर कैसे आएगा, नहीं आएगा। और इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण के तौर पे
नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं, ये सब एग्जाम्पल है निलंबन के। एक तो आंखों से देखा जा सकता है, और यह कण जो छन्ना पत्र के आर पार नहीं आ जा सकता, क्योंकि बाकी जैसे कोलाइड है या वास्तविक विलयन है उससे थोड़ा सा इसके आकार बड़े हैं। जैसे नदी का गंदा पानी है तो उसमें अगर छन्ना लगाए तो क्या वो साफ हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, वो तो मतलब गंदा ही रहेगा ना। तो वही बोल रहा है। और फिर वायु में धुआं है, उसको भी हम लोग नहीं कर सकते छन्ना के माध्यम से फ्रेश। और इसका मेन इम्पोर्टेंट होता है इसके आकार 10⁻³ से -4। वहीं कोलाइड क्या होती है? तो इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻5 से -7 होती है। तो इसको याद रखना है, 10⁻³ से 4, फिर 4 के बाद स्टार्ट होगा 5, तो यहाँ 10⁻³ से 2 10⁻4 निलंबन था, और वहीं कोलाइड हुआ 10⁻5 से 10⁻7। ठीक। और फिर 10⁻7 से जो ज़्यादा होते हैं ना वो होती है वास्तविक। तो इनके कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब छोटे होते हैं, बल्कि सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हैं। और इनके कण छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, लेकिन चर्म पत्र से ये नहीं निकल सकते। इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे दूध, गोंद, रक्त और स्याही। तो हमारा जो रक्त है, गोंद है, स्याही है, दूध है, ये सब कोलाइड विलयन के एग्जाम्पल हैं। कोलाइड के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे सोल, जेल, एरोसोल। तो सोल क्या होती है? वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होता है, अर्थात तो ठोस में द्रव मिलाया जा रहा है। ठीक। तो जब ठोस में द्रव मिलाया जाता है तो उसे सोल कहते हैं। रबड़ के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबड़ सोल से किया जाता है। रबड़ का सोल अर्थात ठोस में द्रव मिला हुआ रहता है। जेल क्या होती है? तो वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित तो होते हैं, पर उनमें प्रवाहता जो फ्लो होती है वो नहीं होती है, उसे जेल कहा जाता है। जेल जैसे जेली और जिलेटिन। ठीक। तो जेल का एग्जाम्पल है जेली और जिलेटिन। हम लोग जेल का उपयोग भी करते हैं, जैसे दर्द निवारक या कहीं पे पेन होती है वहाँ पे जेल लगाते हैं। तो जेल में क्या होता है ना कि फ्लो नहीं होती है, लिक्विड रहती है परंतु वो फ्लो नहीं होती है, और ठोस में कण जो होते हैं द्रव के मिले हुए रहते हैं। एरोसोल क्या होता है? तो किसी गैस में जब द्रव या ठोस के कण का परिक्षेपण होता है, अर्थात गैस में जब द्रव या ठोस मिलते हैं। एरोसोल नाम से ही पता चल रहा है, पहले एयर होगा और फिर सोल में ठोस होगा। यहाँ पे सिर्फ सोल था, तो ठोस में था द्रव था, परंतु यहाँ पे एरोसोल है, तो अर्थात एयर में ठोस। ठीक। तो जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को धुआं कहते हैं। ठीक है, क्योंकि गैस में ठोस के कण होते हैं चारों तरफ बिखरे हुए, तो इसको हम लोग एरोसोल बोलेंगे। और जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है तो ऐसे एरोसोल को कोहरा कहा जाता है। जब द्रव अगर गैस में मिल रहा है तो कोहरा, और जब ठोस मिल रहा है इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नोट यहाँ पे है कि जब परिक्षेपण का माध्यम जल होता है या फिर अल्कोहल होता है, बेंजीन होता है, तो कोलाइडो को क्रमशः देखिए, जल में जब परिक्षेपण होगा तो हाइड्रोसोल, हवा में था तो एरोसोल, वैसे अल्कोहल में था तो अल्कोहल, और बेंजीन में होगा तो बेंजोसोल। ठीक। क्योंकि मतलब जल में अब ठोस मिल रहा है, अल्कोहल में ठोस मिल रहा है, बेंजीन में ठोस, उसके नाम पे ही बेंजोसोल, अल्कोहल और हाइड्रोसोल कहा जाता है। नेक्स्ट है पायस या फिर इमल्शन क्या होती है? तो जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाती है, अर्थात पता नहीं लगता कि कौन सा कण है, कौन अलग, मतलब कुछ नहीं। जैसे धुआं है तो पता लग रहा, कोहरा है तो पता लग रहा है, जेल में भी पता लग रहा है, परंतु पायस जो होती है उसमें ना इतना ना एक दूसरे में मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है, लेकिन घुलते नहीं है। ये मिल तो जाते हैं बहुत अच्छे से, मतलब मिल जाते हैं, परंतु घुलते नहीं है एक दूसरे में। तो इस कोलाइड को कहा जाता है पायस। ठीक। पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दूध एक प्राकृतिक पायस है, जबकि पेंट एक ही कृत्रिम पायस है। तो पेंट में भी अलग अलग नहीं होते हैं, मतलब कि घुल जाते हैं, एकदम मिल जाते हैं, परंतु उनके कण अलग अलग ही रहते हैं पेंट के, क्योंकि जब हम पेंट करते हैं देखते होंगे थोड़ा सा मतलब कि अलग अलग हो जाता है वो। या फिर तेल उसमें डालिए और ऊपर का चाहे कुछ देर तक पेंट छोड़ दीजिए तो वो ऊपर का पानी जैसा आ जाता है और नीचे का जो एक्चुअल पेंट होती है वो नीचे रह जाती है। तो मिल जाते हैं एक दूसरे में, परंतु वो घुलते नहीं है उनके कण।
दूध एक प्राकृतिक पायस है। अब दूध में से हमको पता चलता है कौन सा कण मिला है, नहीं। कॉड लिवर तेल जो होती है, जिसमें जल के कण तेल में परिक्षेपित हो जाते हैं, और ये सब पायस के उदाहरण हैं। सबसे बड़े पैमाने पर पायसीकरण के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। इनके पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायता करती है, क्योंकि ये क्या करते हैं ना कि बहुत अच्छे से कपड़े के जो इसमें स्पेस होते हैं, छिद्र होते हैं, उसमें मिल जाते हैं। परंतु ये रहते तो डिटर्जेंट ही अपना वजूद नहीं खोते हैं, और फिर फाइनली इनको पानी से हम लोग निकाल लेते हैं। पायसी कारकों का प्रयोग अयस्कों के सांद्रण में भी किया जाता है, क्योंकि ये मौलिकता जो होती है ना कण के, वो नहीं खोने देते हैं पायसीकरण। ठीक है। झाग क्या होती है? फोम्स। तो झाग या फोम्स, जब द्रव में गैस का परिक्षेपण होता है तो उसको कहा जाता है झाग। लिक्विड में जब गैस मिला दिया जाए तो वो झाग होती है। जैसे कि साबुन का बुलबुला जो होती है तो लिक्विड होता है, परंतु इसमें गैस होते हैं, क्योंकि जो बुलबुला बनता है ना उसके गोल, उसके अंदर गैस रहता है, तो इसको परिक्षेपण झाग कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का वास्तविक विलयन, जो कि समांग मिश्रण था। अभी तक हम लोग असमांग मिश्रण पढ़ रहे थे, विषम समांगी पढ़ रहे थे, जिसमें था कोलाइड और निलंबन। अब पढ़ेंगे हम लोग वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन। तो इनके कण आणविक आकार वाले होते हैं। वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं वो आणविक आकार वाले, अर्थात कि इनके कणों का आकार 10⁻⁷ से लेकर 10⁻8 होती है। अब आकार में ही सब खेला है, तो आकार को अच्छे से याद रखना है। जैसे निलंबन का कितना था? 10⁻³ से 10⁻⁴। वहीं कोलाइड का था 10⁻⁷ से 10⁻5 से 7। अब वास्तविक विलयन है 10⁻⁷ से 10⁻8। इनके कण जो है छन्ना पत्र के आर पास आसानी से आ जा सकते हैं। तो कोलाइड के भी आ जा रहे थे, पर इनके तो और आसानी से, क्योंकि बहुत ज्यादा ये छोटे और सूक्ष्म हैं। यह सबसे स्थायी एवं पारदर्शक होता है। ये आंख और सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते हैं। ये बताइए कि सूक्ष्मदर्शी से भी इतने छोटे होते हैं ना वास्तविक विलयन, ये सूक्ष्मदर्शी से भी ना दिखाई देते हैं। अपोहन या डायलिसिस क्या होती है? तो जब कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया को अपन देखिए, यहाँ पे कोलाइडी विलयन अर्थात कि थोड़ा बड़े वाले पार्टिकल्स 10⁻5 से 7 वाले पार्टिकल को वास्तविक विलयन अर्थात उससे छोटा 10⁻7 से -8 वाले कण जो होते हैं, इनको अलग किया जाता है। ये प्रक्रिया अपोहन या डायलिसिस किया जाता है, जो कि ह्यूमन में ब्लड ट्रांसफर की एक विधि है। अर्थात इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। जो कोलाइडी विलयन है उसमें से अपोहन विधि द्वारा वास्तविक विलयन निकाला जाता है। जो भी अशुद्धि होते हैं, बहुत ही छोटे दोनों मिले होते हैं। देखिए 10⁻5 से 7 और 10⁻7 से 8 में क्या अंतर, बहुत ही माइनर। तो उनको भी शुद्ध करना है तो अपोहन डायलिसिस किया जाता है। इसीलिए यह प्रोसेस बहुत जटिल होती है, क्योंकि जिनको देख नहीं सकते सूक्ष्मदर्शी से भी उनको हमको उसमें से पृथक करना है। अब होती है ब्राउनी गति। क्या होती है? ब्राउनियन मोमेंट क्या होती है? तो जब कोलाइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। यह गति कोलाइड कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। तो कोलाइड विलयन के कण जब लगातार इधर उधर भागते हैं तो इसे ब्राउनी गति कहते हैं। लेकिन यह गति कोलाइड कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि कण जितना ही सूक्ष्म होता है तथा माध्यम की श्यानता जितनी ही कम होती है, ताप जितना ही अधिक होता है, यह गति उतनी ही तेज होती है। और वैसे भी कोई पार्टिकल और ताप ज्यादा होता है। स्कंदन या कोगुलेशन क्या होती है? तो जब कोई कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाए जाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है। इस घटना को इसे ही स्कंदन कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जब कोई कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण भी हो जाता है। इसे ही स्कंदन कहते हैं। वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर क्या है? यहाँ पे वास्तविक विलयन दिया हुआ और यहाँ पे कोलाइडी विलयन, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। फर्स्ट है कि वास्तविक विलयन में पदार्थ अर्थात विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है। वास्तविक विलयन में पदार्थ या विलेय के कणों का आकार 10⁻7 सेंटीमीटर से कम होता है। वहीं कोलाइडी विलयन में क्या होती है? 10⁻7 से लेकर 10⁻5 तक होता है।
इस पदार्थ वास्तविक विलयन के पदार्थ का कण हर अवस्था में अदृश्य होता है, अर्थात ये सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, परंतु कोलाइडी कणों से जो उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्णन है उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। वहीं वास्तविक विलयन में पदार्थ का कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं करते हैं, जबकि कोलाइडी विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है। 4 पॉइंट है कि इस विलयन का परासरणी दाब अधिक होता है, वहीं जो कोलाइडी विलयन है इसका परासरणी दाब अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि आकार में थोड़े इनसे बड़े होते हैं। वहीं जो वास्तविक विलयन है यह समांग तथा एकांगी प्रावस्था वाला होता है, और जो कोलाइडी होता है विषमांग और 2 प्रावस्था वाला होता है। ठीक है, अब है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। तो टिंडल प्रभाव क्या होती है? जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं और इसकी लंबवत रेखा सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइड कण काली पृष्ठभूमि में आलपीन की नोक की भांति चमकने लगता है, और इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। बफर विलयन या बफर सॉल्यूशन क्या होती है? तो बफर विलयन या बफर सॉल्यूशन वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, इसे बफर विलयन कहते हैं। जैसे कि सोडियम एसीटेट एसिटिक अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर है जब उसे पानी में विलीन किया जाता है। तो एग्जाम्पल बफर विलयन का क्या था कि सोडियम एसीटेट था और एसिटिक अम्ल था, और इसके मिश्रण एक प्रभावी बफर होता है, और जब उसे पानी में विलीन किया जाता है। विलयन का रंग क्या होती है? तो अम्लीय विलयन में, क्षारीय विलयन में और औदासीन विलयन में विलयन का कलर क्या क्या होता है? तो जैसे मिथाइल ऑरेंज है, यह एक प्रकार का विलयन है। तो यह अम्लीय विलयन में गुलाबी रंग का दिखता है, अम्लीय विलयन में गुलाबी। वहीं क्षारीय विलयन में पीला और उदासीन में नारंगी। गुलाबी, पीला, नारंगी, गुपीना, इसको याद कर सकते हैं हम लोग, गुपीना, गुलाबी, पीला, नारंगी, मिथाइल ऑरेंज, और गुपीना हो गया। लिटमस क्या करेगा? तो लाल, नीला, बैगनी, और ये तो रंगहीन ही करता है फिनाइलफ्थैलीन, बस क्षारीय में गुलाबी कर देता है। तो बस एक ठो मिथाइल ऑरेंज याद रखना है। गुपीना ये तो सबको पता है, लिटमस अम्ल में लाल और क्षार में नीला और उदासीन में बैगनी करता है। इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग का समाप्त होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कार्बन एवं उसकी यौगिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।